मुझे मेरे भतीजे का इंसाफ चाहिए, मुझे बिल्डोजर चाहिए, बिल्डोजर फेरना चाहिए। वह क्या 24 जून का वह जन्मदिन है। मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, इसे आप रसूख का खेल कहिए या षड्यंत्र कह लीजिए। दीपिका नागर, पूरे देश में ये नाम इस वक्त गूंज रहा है। कारण अपने ही ससुराल के तीसरी मंजिल से गिरकर इसकी मौत हुई है। घर वाले कह रहे हैं कि खुद से कूद गई, माँ बाप कह रहे हैं कि दहेज की वजह से इसे ऊपर से नीचे फेंक दिया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें निकल कर बाहर आई हैं जो कि केस को और ही ज्यादा उलझती जा रही है। दीपिका नागर ग्रेटर नोएडा के बादलपुर के केड़ी खेड़ा गांव से दीपिका नागर, पिता का नाम संजय नागर, पेशे से एक किसान, दो बेटियां दीपिका और सारिका। दीपिका बचपन से ही पढ़ने में बहुत ही तेज, क्लास में भी टॉपर, 10th बोर्ड में टॉपर, 12th बोर्ड में टॉपर, ग्रेजुएशन में भी टॉपर, बीए बीएड करा, अच्छे नंबर आए, फिर उसके बाद पीजी की भी टॉपर और तैयारी चल रही थी गवर्नमेंट टीचर बनने की। लेकिन जब घर में बेटियां होती हैं तो माँ बाप हमेशा ये सोचते हैं कि चलो बेटी पढ़ रही है, अच्छी बात है, उसका एक सपना है, सरकारी टीचर बनना चाहती है, अच्छी बात है, क्यों ना अब इसके हाथ भी पीले कराए जाएं। तो माँ बाप कई साल लगाते हैं, बहुत समय लेते हैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए। दीपिका के पिता संजय नागर के साले, मतलब दीपिका के मामा, वो रिश्ता लेकर आते हैं ऋतिक का, ऋतिक तनवर। पिता का नाम मनोज तनवर, ग्रेटर नोएडा में एक रसूखदार और नामी प्रॉपर्टी डीलर, करोड़ों अरबों की संपत्ति, घर के हर एक मेंबर पे कई सारी गाड़ियां और सारी की सारी लग्जरी गाड़ियां, हर एक मेंबर के पास कई कई करोड़ की प्रॉपर्टी। जब संजय मनोज से मिलते हैं तो अपनी बेटी की बात बताते हैं कि मेरी बेटी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना चाहती है। तो मनोज को भी सुन के बड़ा अच्छा लगता है। मनोज तनवर कहते हैं कि ठीक है जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे 3 स्कूल पहले से हैं, या तो दीपिका चाहे तो उस स्कूल में पढ़ा भी सकती है और नहीं तो हम दीपिका के लिए नया स्कूल बनवा देंगे। पैसा तो पैसा है, पैसा कुछ भी कर सकता है। बहरहाल सब कुछ ठीक रहा, दोनों की शादी हो गई। शादी के काफी समय तक सब कुछ ठीक था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अब सोशल मीडिया की कुछ ऐसी वीडियोस बाहर आ रही हैं जो ऋतिक ने और दीपिका ने दोनों ने अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में अपलोड करी थी, जिसमें ऋतिक दीपिका के पैर दबाता हुआ दिख रहा है, हाथों में और पैरों में मेहंदी लगाता हुआ दिख रहा है। स्नैपचैट की कुछ ऐसे स्नैप्स आए हैं जिसमें दोनों के बीच में बहुत अच्छी और गहरी बॉन्डिंग दिख रही है, काफी प्यार दिख रहा है दोनों के बीच में। लेकिन ये सिर्फ 4 महीने रहा। वीडियो एक ऐसी भी आई जिसमें दीपिका की सास पूनम तनवर, जब भी दीपिका शाम को घर वापस आती तो ऐसे गले रख के रोती जैसे पता नहीं कितने सालों बाद अपनी बहू से मिली है। मतलब एक तरीके से बेटी की तरह मानती थी वो। लेकिन ये सब सिर्फ 4 महीने का था। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, लगातार लड़ाई झगड़े, और ये कहना है दीपिका के घर वालों का कि तब से ही, शादी के 4 महीने बाद से ही लगातार ऋतिक और उसके घर वाले दहेज के लिए, जेवर के लिए, गाड़ी के लिए टॉर्चर कर रहे थे। जितने भी त्योहार आते, ये स्टेटमेंट संजय नागर ने दी है कि जितने भी त्योहार आते, हर त्योहार में दीपिका का फोन आता कि मेरे ऋतिक के घर वाले जेवर मांग रहे हैं। हर त्योहार में ये होता था कि अपने घर से जेवर ला के दो। इसके अलावा ये लड़ाई इतनी बढ़ती चली गई। शादी में ऐसा नहीं है कि कोई हल्का फुल्का खर्चा करा, एक किसान होने के बावजूद लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च करे संजय नागर ने। उन्होंने जो मीडिया को स्टेटमेंट दी उसके हिसाब से एक स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी, 5.5 लाख रुपए कन्यादान में दिए, 2.5 लाख रुपए लगन के टाइम पे दिए, 1.5 लाख रुपए चिट्ठी में दिए, 2.5 लाख रुपए गोद भराई के टाइम पे दिए, और इसके अलावा भर भर के सोना और कैश, इसके अलावा बहुत कुछ दिया, घर के सारे बर्तन, बहुत सारी चीजें थी। मतलब 1 करोड़ का तो उन्होंने सिर्फ सामान दिया।
उसके अलावा जो कैश दिया और उसके बाद जो आओ भगत में लड़के वालों के लिए करते हैं, अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, वो भी किया। लेकिन दीपिका का कहना था अपने पिताजी से, हालांकि ये कहीं भी कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है, संजय नागर ने बताया कि दीपिका का कहना था कि हम पैसे वाले लोग हैं, हमारे घर में स्कॉर्पियो नहीं चलती, कम से कम फॉर्च्यूनर ला के दो, और कैश कम दिया है, हमें 50 लाख रुपए कैश और चाहिए। और इसी बात की लड़ाई चल रही थी। शादी हुई थी 11 दिसंबर 2024 को, और पिछले 1 साल से लगातार दोनों में लड़ाई झगड़े। 17 मई को दीपिका अपने घर की तीसरे मंजिल से कूदती है, या फेंक दिया, अभी तो जांच का विषय है। दीपिका की चाची सास का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था, माफ कीजिएगा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, और उनसे मिलने ही संजय नागर घर पे आए थे कि ऑपरेशन हुआ है, रिश्तेदार हैं, मिलना जरूरी होता है, तो उनसे मिलने आए थे। और मिलके वो गए हैं और अपने घर पहुंचे ही थे, हालांकि घर ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता है दोनों के घर बीच में, और घर पहुंचे ही थे तब से पीछे से फोन आता है। ऋतिक फोन करके संजय नागर से कहता है कि दीपिका छत से गिर गई है, उनके तो पैर के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई। वो अपने छोटे भाई के साथ तुरंत हॉस्पिटल भागते हैं। इसी बीच इधर जब आवाज आती है गिरने की, तो अड़ोसी पड़ोसी निकल के आते हैं। ऋतिक की स्टेटमेंट है कि ऋतिक तो कह रहा है कि वो तो लेट गया था बिस्तर पे, ये लड़ाई हो रही थी, हमारी बहसबाजी चल रही थी, एकदम से छत की तरफ भागी, इसने छत का दरवाजा भी छत की साइड से बंद कर दिया और वहां से कूद गई। जब उसे एहसास हुआ कि वो कूद गई है, तब वो भागता हुआ नीचे आया है, चीखता चिल्लाता। ऋतिक की 2 बहनें हैं, उसमें से एक बहन ने फर्स्ट फ्लोर से जब बालकनी से नीचे देखा तो दीपिका नीचे फैली पड़ी थी। हालांकि पड़ोसी और जितने भी घर के मेंबर थे सभी लोग नीचे उतरते हैं, जाते हैं, उसको देखते हैं, बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी उसे, और तीसरी मंजिल से गिरने के बाद बचना तो वैसे भी नामुमकिन होता है। बहरहाल सब लोग मिलके दीपिका को हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं वैसे ही डॉक्टर वहां देखते ही ब्रॉड डेड घोषित कर देते हैं। अब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जाती है। 18 मई को संजय नागर इकोटेक 3 में 18 मई को एफआईआर दर्ज कराते हैं, जिसमें वो ये कंप्लेन लिखवाते हैं कि दीपिका के ससुराल वालों ने शादी के 4 महीने बाद से ही, मतलब पिछले 1 साल से, जेवर के लिए, फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए और 50 लाख रुपए कैश के लिए लगातार उसको टॉर्चर करते आ रहे हैं। कंप्लेन में यह भी था कि काफी उसके साथ मार पिटाई की गई, और संजय नागर ने यह भी बताया कि पिछले 1 साल से दीपिका उनको ये सारी बातें बता रही थी कि उसको हर तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, गाली गलौज की जा रही है। लेकिन बाप तो बाप होता है, बाप ने तो ये सोचा कि चलिए कोई बात नहीं है, बच्चे हैं, अभी आपस में झगड़ रहे हैं, नई नई शादी है, कोई बात नहीं, समय रहते ठीक हो जाएंगी सारी चीजें। और कई बार संजय नागर गए, दीपिका के घर गए, वहां बैठ के दोनों को समझाया, पूरे घर परिवार में आपस में बात हुई, और हर बार चीजें ठीक हो जाती थी, लेकिन फिर 2 दिन बाद फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। करते करते लड़ाई इतना बढ़ गया, इतनी बढ़ गई ये लड़ाई कि अब दीपिका इस दुनिया में ही नहीं रही। खैर, पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आती है तो दीपिका के शरीर में लगभग, जो बाहरी शरीर है उसमें 1819 जगह चोट के निशान है। कई जगह तो नील भी पड़ी, उसके हाथ में, उसके पैर में कई जगह नील पड़ी हुई थी। इसके अलावा लिवर में, स्प्लीन में और भी इंटरनल बॉडी पार्ट्स में कहीं कहीं खून के थक्के हैं, कहीं कहीं चोट के निशान हैं। अगर दीपिका सिर्फ छत से गिरती या कूदती या धकेली जाती तो इतने निशान शरीर पे नहीं आते। और पोस्टमार्टम में यह चीज क्लियर लिखी गई है कि ये मरने से पहले के निशान है। दूसरी बात, एफआईआर हुई है 7 लोगों के नाम पे, लेकिन अरेस्ट हुए हैं अभी तक 4 लोग। ऋतिक के पिताजी मनोज, ऋतिक की मां पूनम और ऋतिक के चाचा विनोद, 3 लोग अभी भी अरेस्ट नहीं हुए हैं। एफआईआर में क्लियर लिखा गया है कि इसको शुरू से मारते पीटते आए हैं, और संजय नागर ने तो क्लियर स्टेटमेंट लिखी है अपने एफआईआर की कॉपी में कि उनके दामाद ने और समधियों ने मिलकर उसे तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। कहीं भी कोई भी सीसीटीवी नहीं लगा है।
इस वजह से कोई भी फुटेज ऐसी नहीं क्लियर आ रही है कि फेंका गया है या वो खुद गिरी है या वो कूद गई है। इसमें एक चीज और आती है निकल के कि संजय नागर ने ये भी बोला कि पहले तो शादी के पहले मनोज ने बोला था कि जी हम बहू नहीं, हम तो बेटी लेके जा रहे हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसे पढ़ाना है तो आराम से पढ़ाई लिखाई कर सकती है। बाद में पता चलता है, जो संजय नागर की स्टेटमेंट है, कि पढ़ाई लिखाई बंद करा दी गई थी। उससे पूरे दिन घर के काम में बिजी रखा जाता था। गेस्ट आ रहे हैं तो चाय पानी और मतलब खाना पीना बनाना, साफ सफाई में पूरे दिन इन सब चीजों में उसे उलझा के रखा जाता था। लेकिन घर की काम वाली ने एक इंटरव्यू दिया, वो कहती है जी मुझे 18,000 रुपये महीना मिलता है, मैं सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक घर में ही होती हूँ और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि दीपिका को घर का काम करना पड़ा हो। कपड़े से लेके झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, सब कुछ वो खुद ही करती थी, दीपिका को करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, एक चीज की मनाही थी, खाने में रोटी वो काम वाली के हाथ का नहीं खाते थे, उस घर में कोई भी नहीं खाता था। तो रोटी कभी ऋतिक की माँ पूनम बना दिया करती थी या कभी दीपिका बना देती थी, मतलब घर में जो भी अवेलेबल है। लड़ाई इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि 17 तारीख को जब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ चाची सास का, तो सब लोग उधर बिजी थे। तो ऋतिक में और दीपिका में जो ऋतिक की स्टेटमेंट है कि वो इस वजह से ज्यादा झगड़ा हुआ कि मैं घर में काम करने थोड़ी हूं, मैं सारा दिन काम करती रहूंगी, इस वजह से भी लड़ाई झगड़ा काफी हुआ। लेकिन सवाल फिर भी अभी भी वहीं का वहीं है, क्या दीपिका कूद गई गुस्से में या उसे फेंका गया? दोनों ही सूरतों में उसके शरीर पे, पूरे शरीर पे, बाहर से भी और इंटरनल ऑर्गन्स में भी जो चोट के निशान है वो कैसे आए? चलिए आए, ऋतिक ने अगर मारा कभी, तो क्या ऋतिक के अलावा भी उसके ससुराल में किसी ने उसको हाथ लगाया, मारा पीटा? क्योंकि एफआईआर में सबके नाम लिखे हुए हैं कि पूनम ने भी मारपीट करी, विनोद ने भी मारपीट करी, जो चाचा ससुर हैं, प्लस ससुर मनोज के नाम से भी है कि उन्होंने भी मारपीट करी। गुत्थी तो बहुत अच्छी खासी उलझ चुकी है क्योंकि दहेज का कहीं भी रिकॉर्ड आ नहीं रहा है, कोई भी सबूत ऐसा निकल नहीं रहा है। दीपिका बची नहीं है, फेंका नहीं फेंका, गिर गई, कूद गई, पता नहीं। शरीर पे चोट के निशान हैं जो कि साफ बताता है कि मारपीट तो उससे हुई थी। कितने बार हुई, कब कब हुई, इसका अभी कोई वो नहीं है। पुलिस अभी फिलहाल आगे की जांच में लगी हुई है। जैसे ही आगे कोई अपडेट आता है तो हम आपको जरूर देंगे। धन्यवाद।